अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स आज हमारा टॉपिक है एफिकेसी एंड सेफ्टी ऑफ पीआरपी थेरेपी फॉर हेयर लॉस। ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आज हम इसके बारे में जो पढ़ेंगे उसके अंदर हम बहुत सी चीज़ें पढ़ेंगे, लाइक हेयर साइकिल और टाइम स्पेन और इस हेयर लॉस कैसे होता है, और पीआरपी ट्रीटमेंट जो है वो क्या है, और कौन से राइट कैंडिडेट्स होते हैं जो पीआरपी के लिए होते हैं, कौन से टेस्ट होते हैं जो पीआरपी ट्रीटमेंट से पहले रिक्वायर्ड होते हैं, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। कितने सेशन जो है वो पीआरपी के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं इनिशियल ग्रोथ के लिए, और डाइटरी बेनिफिट्स पीआरपी पेशेंट्स के लिए कौन कौन से हैं, और इसकी सेफ्टी और एफिकेसी के बारे में भी आज हम इस सेशन में पढ़ेंगे। मेंबर्स, बेसिकली हेयर ग्रोथ का जो साइकिल है उसके अंदर 4 फेजेस होते हैं। इसके अंदर पहला फेज जो होता है वो एनाजेन फेज होता है, जिसके अंदर ग्रोथ होती है और इसके अंदर जो हेयर जो है वो ग्रोथ करते हैं। ये फेज जो है, ये चारों फेजेस में से 90% जो है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा फेज आता है कैटाजन फेज। इसके अंदर हेयर ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है और इसके अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं हेयर्स के वो श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट फेज आता है टीलूजन फेज। टीलूजन फेज के अंदर क्या होता है कि हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं वो डॉर्मेंट कंडीशन में चले जाते हैं, यानी कि रेस्ट कंडीशन में चले जाते हैं। और इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपके जो ओल्ड हेयर्स होते हैं वो शेडिंग होने के लिए स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं, और जो न्यू हेयर्स होते हैं वो बेस में से निकलने के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। यानी अभी इसमें शेडिंग नहीं होती, लेकिन क्या होता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ डॉर्मेंट कंडीशन में चला गया है और वो प्रिपरेशन कर रहा है। इसी का एक एक्सटेंड फेज आता है जो कि लास्ट फेज होता है, वो एस्ट्रोजन फेज होता है। इसके अंदर हेयर्स के जो ओल्ड हेयर्स होते हैं वो आपके शेड होना शुरू हो जाते हैं, और आपके जो न्यू हेयर्स होते हैं वो बेस से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। हेयर फॉलिकल्स जो शेडिंग फेज में होते हैं उसके अंदर 50 से लेकर 100 में जो है वो नॉर्मली पर डे में शेड होते हैं, और अगर इससे ज्यादा एक्सीड कर जाए तो फिर वो डिजीज की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। यानी नॉर्मली तौर पे अगर आपके 50 टू 100 हेयर शेड्स कर रहे हैं पर डे, यू डोंट नीड टू बी वरी अबाउट दैट, क्योंकि ये नॉर्मल चीज है। और हर हेयर फॉलिकल का जो साइकिल होता है वो या तो 30 से लेकर मैक्सिमम 30 है, और मिनिमम जो है यानी ये कि इसके अंदर 10 से लेकर 30 तक जो है पूरी लाइफ टाइम में जो है वो हर हेयर फॉलिकल जो है कि सारे फेजेस को करता है। अच्छा, हमने ये बात कर ली है कि हेयर ग्रोथ के जो साइकिल में जो एनाजन फेज होता है वो 90% पे होता है, और उसके अंदर जो 1000 डेज से या उससे ज्यादा के ऊपर जो है वो ग्रोथ साइकिल डिपेंड करेगा। कैटेजन फेज जो होता है वो 10 डेज के लिए होता है, और टीरिजन फेज जो होता है वो उसके अंदर 100 डेज के ऊपर होता है। अब इसके ऊपर हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे हेयर लॉस के बारे में। अब क्या होता है कि जैसे अभी मैंने अभी आपको बताया कि एस्ट्रोजन फेज, यानी कि वो जो शेडिंग होती है, अगर फॉर एग्जांपल नॉर्मली पेशेंट की 50 टू 100 होती है और 100 से ज्यादा हो रहे हैं, किसी को 150 हो रहे हैं, 200 हो रहे हैं, तो दैट मीन्स ये कि उसका हेयर लॉस ज्यादा हो गया है। अब उसकी कोई कंडीशन है जिसकी वजह से वो हेयर लॉस हो रहा है। तो अगर बहुत ज्यादा हेयर शेडिंग हो रही है शेडिंग फेज के अंदर, तो वो क्या होगा, वो थिनिंग के ऊपर चला जाएगा, जिसको हम नॉर्मली तौर पे एलोपेशिया कहते हैं। एलोपेशिया के बहुत सारे कॉजेस होते हैं। किसी के पास जो एलोपेशिया होता है वो जेनेटिकली तौर पे हो जाता है, किसी को स्ट्रेस की वजह से हो जाता है, किसी को मेडिकल कंडीशंस होती हैं लाइक पीसीओएस होता है, थायराइड होता है, उसकी वजह से हो जाता है। किसी को हार्मोनल चेंजेस इम्बैलेंस होते हैं, यानी ये कि आपका एंड्रोजन जो है वो एक्सीड कर गया है, यानी आपका टेस्टोस्टेरोन जो है वो एक्सीड कर गया है, जिसकी वजह से आपका हेयर लॉस हो रहा है। किसी का हेयर लॉस टेम्परेरी होता है और किसी का परमानेंट होता है। अब हम इस पे बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है नॉर्मली तौर पे जो फीमेल्स का होता है वो 50 टू 70 की रेंज में होना चाहिए। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपने टेस्ट करवाया और आपका जो है वो 35 आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद आपके जो है वो हेयर शेड ज्यादा हो रहे हैं, तो इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं मेंबर्स आपको बताना चाह रही हूँ कि 35 जो है वो नॉर्मल रेंज है, लेकिन अगर आपको हेयर ग्रोथ फीमेल की बहुत अच्छी चाहिए तो उसमें आपको 15 से 20 की रेंज में अगर होगा तो आपकी हेयर ग्रोथ वुमेन की अच्छी होगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अपने पेशेंट्स को अगर
35 की रेंज में हैं, तो हम उनको जो है वो टैबलेट सजेस्ट कर देते हैं, लाइक एल्डोस्टेरोन वगैरह प्रिस्क्राइब कर देते हैं। और उसके साथ-साथ हम उनको डाइट भी रिकमेंड कर देते हैं कि हम उनको बोलते हैं कि आप जो है वो प्रोटीन का इस्तेमाल करें, ओमेगा 3 फैटी एसिड का इस्तेमाल करें, फिश का इस्तेमाल करें, फ्लैक्ससीड का इस्तेमाल करें और जो है लिचियम्स का इस्तेमाल करें, सीरियल्स का इस्तेमाल करें। और जो डाइट जो है वो स्टिमुलेट करती हैं, यानी कि टेस्टोस्टेरोन को जो डिक्लाइन करेंगी, जैसे रेड मीट वगैरह का उसको अवॉइड करेंगे, सोया कंटेनिंग फूड्स को उनको अवॉइड करेंगे ताकि आपका टेस्टोस्टेरोन थोड़ा-सा इससे भी नीचे आए, यानी आइडियल रेंज में आए। और आइडियल रेंज जो है वो 15 टू 20 है। नॉर्मल तो रेंज है वो 15 टू 17, लेकिन हमें जो है अगर हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी करनी है तो हम उसको आइडियल रेंज पे लेकर जाएँगे। अब हम बात करते हैं जो हमारा ये टॉपिक है आज का सेशन का, कि पीआरपी। अब पीआरपी जो है वो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, इसके अंदर क्या करते हैं, हम पेशेंट्स का ब्लड निकालते हैं और निकालने से पहले सबसे पहले पेशेंट का ब्लड निकालते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, प्लेटलेट्स को सेपरेट करते हैं और उसके बाद ये प्लेटलेट के बाद जो प्लाज्मा इसके अंदर ज़्यादा होता है उसको हम लोग उनके जो स्कैल्प पे जहाँ पर थिनिंग हो रही है उस पे हम इसको इंजेक्ट कर देते हैं। देखिए, पीआरपी सेशन से पहले सबसे पहले हम इसके अंदर नंबिंग स्प्रे लगाते हैं ताकि ये कि पेशेंट को जो है वो पेन जो है वो मिनिमम हो या रिड्यूस हो बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए कि प्रेस नॉर्मली ये प्रोसेस जो होता है वो 15 टू 30 मिनट का प्रोसेस होता है और इसके अंदर हम लोग जो है वो नंबिंग स्प्रे लाइक लाइडोकेन वगैरह को यूज़ करते हैं। अच्छा, पीआरपी काम कैसे करता है? पीआरपी काम ऐसे करता है कि इसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं कि क्या करते हैं कि वो आपकी जो सेल ग्रोथ होती है उसको स्टिमुलेट करती है, आपके टिश्यू को भी रीजेनरेट कर देता है, तो हीलिंग प्रोसेस जो होता है आपका वो 15 टू 20% राइज कर देता है। पीआरपी के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती हैं जिसकी वजह से आपका पैन या स्वेलिंग वगैरह जो है वो भी रिड्यूस हो जाती है। यानी पीआरपी जो है ना सिर्फ हेयर के लिए बनिस्बत के कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं या जिनकी स्पाइनल कोड जो है जैसे एजिंग प्रोसेस में टीयर एंड वियर होना शुरू हो जाती है, टूट फूट का शिकार होना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से उनको नेक पे और बैक पे पेन होता है, तो उसके अंदर भी पीआरपी बहुत इफेक्टिव होता है। और पीआरपी के अंदर बेसिकली हमारा खुद का अपना ब्लड लिया जाता है, तो इसकी वजह से हीलिंग प्रोसेस जो होता है वो स्टिमुलेट कर जाता है। और इसका जो टाइम होता है रिकवरी का, जो आम नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड के अंदर होता है उसके मुकाबले में पीआरपी करने से रिड्यूस हो जाता है। तो पीआरपी एक सेफ ट्रीटमेंट है, एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। अच्छा, पीआरपी ट्रीटमेंट के लिए अगर हम बात करें कि कौन से कैंडिडेट गुड्स होते हैं, क्या सारे कैंडिडेट्स गुड होंगे या पीआरपी के साथ साथ कौन सी चीजें हम लोग रिक्वायर्ड करेंगे अगर फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट में कोई डेफिशिएंसी आ रही है। नॉर्मली तौर पे जो गुड कैंडिडेट्स होते हैं जो पीआरपी के लिए वो होते हैं जिनका अर्ली स्टेज पे हेयर लॉस होता है, यानी शुरू में ही उनका पूरा हिस्सा जो है कंप्लीट बॉल्ड नहीं हुआ है, थोड़ी सी थिनिंग स्टार्ट हुई है, तो उसके अंदर वो कैंडिडेट जो है वो गुड है पीआरपी के लिए। अच्छा, उनकी हेल्थ जो है ना वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए और ना वो कोई भी ब्लड थिनर्स ले रहे हो लाइक वारफारिन वगैरह, उनको कोई कार्डियोवास्कुलर की डिजीज वगैरह ना हो, उनको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया वगैरह ना हो। और उसके साथ साथ अगर फॉर एग्जाम्पल किसी के साथ अगर हार्मोनल कंडीशंस वगैरह हैं, लाइक किसी को थायराइड है या पीसीओएस वगैरह है, तो वो ना हो तो बेहतर है। और अगर फॉर एग्जाम्पल इन कंडीशंस के साथ है पीआरपी अगर आपको करना ही है क्योंकि ये कॉस्टली भी नहीं है, चीप है, तो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, फिर उस कंडीशन को भी आप उसको देखते हुए उसके साथ जो है उसकी मेडिसिन को रखते हुए आप पीआरपी को ले सकते हैं। यानी अगर आपको टेम्परेरी तौर पे ये रिजल्ट्स देता है लेकिन पीआरपी जो है वो सेफ है, तो इस वजह से बहुत से जो पीपल्स होते हैं, बहुत से पेशेंट्स जो होते हैं वो इसको कहते हैं कि हम लोग पीआरपी करना चाहते हैं। अब जो अमीनो सप्रेशन की मैंने बात करी है, यहाँ पे लिखी हुई है कि अमीनो सप्रेशन, अब इसके अंदर क्या होता है कि जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड वगैरह होते हैं, यानी कि जिनके जिनके कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी बढ़े हुए होते हैं, वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहे हैं, इम्यून सप्रेशन ले रहे हैं, जिनकी इम्यून सिस्टम इसी वजह से वीक हो जाएंगे, तो वो उनके लिए जो है वो पीआरपी हम लोग सजेस्ट नहीं करते। अच्छा, इसके साथ एक और बात भी है कि अगर कोई पेशेंट्स हैं, उनको अंदर एंड्रोजेनिक एलोपेशिया हो गया है,
जैसे पीसीओएस होता है, तो पीसीओएस के बाद एंड्रोजन एलोपेशिया जो है वो उसके साथ लिंक करता है कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होता है वो आपका बढ़ जाता है। अब टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ गया है और उसके साथ आपका जो है आपको हम लोग ये वाला ट्रीटमेंट बताना चाह रहे हैं, तो उसके साथ हम लोग 3 चीज़ें करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम उसको जो है वो उसके टेस्ट कराएँगे और उसके बाद हम देखेंगे उसका टेस्टोस्टेरोन कितना है। अगर उसका टेस्टोस्टेरोन जो है वो आइडियल रेंज से ज़्यादा है और नॉर्मल से भी अगर एक्सीड कर गया है, तो हम उसको जो है उसके लिए हम उसकी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। उसके साथ-साथ हम उसको रिकमेंड करेंगे, उसको टॉपिकल ट्रीटमेंट भी देंगे लाइक मिनॉक्सिडिल वगैरह। उसके साथ उसकी मेडिसिन जाएँगी, उसके बाद उसको डाइट सजेस्ट करेंगे और उसके साथ हम उसको जो है वो पीआरपी देंगे। और पीआरपी के बाद उसके बिफोर और आफ्टर के अंदर उसके रिजल्ट्स देखेंगे और अगर उसको नीड हुई तो उसके सेशंस भी उसके बढ़ा सकते हैं और उसके बाद उसको ब्रेक देके उसका मेंटेनेंस ट्रीटमेंट भी 4 या 6 मंथ्स में उसको देंगे। अच्छा, कौन-कौन से टेस्ट होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, तो इसके अंदर जो टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं हम सीबीसी उसका करवाएँगे। उसका जो थायरॉइड प्रोफाइल देखेंगे, उसका फेरेटिन लेवल देखेंगे। यानी अगर किसी पेशेंट में आयरन कम है और आयरन अगर कम होगा तो उस वजह से उसके जो हेयर शेड होंगे वो दोबारा होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि पीआरपी तो है वो तो वैसे भी एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट है। आप उसके अंदर अगर आपका आयरन अंदर से अगर डेफिशिएंसी है, आपका विटामिन डी कम है, आपका मैग्नीशियम कम है, आपका जिंक कम है, तो आपका तो वो रिजल्ट देगा नहीं, आपको जो प्रॉमिसिंग रिजल्ट चाहिए। तो सबसे पहले आपके अंदर की जो डेफिशिएंसी है उसको चेक करने के लिए कि अगर है तो हम उसके लिए उसको टैबलेट्स वगैरह मेडिसिन सजेस्ट करें। उसके साथ हम उसको पीआरपी करें तो हम उसके लिए सबसे पहले ये टेस्ट करते हैं और उसके अंदर सीबीसी हो गया, थायराइड प्रोफाइल हो गया, फेरेटिन हो गया, कॉर्टिसोल भी देखते हैं हम उसका। उसका इंसुलिन फास्टिंग वगैरह भी देखते हैं। और ये सारे लेवल्स विटामिन डी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल भी देखते हैं। विटामिन डी जो है उसकी भी डेफिशिएंसी अगर होती है तो पेशेंट्स में क्या होता है वो हेयर लॉस होना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। अच्छा, उसके साथ में हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे कि जैसे मैंने यहाँ पे ये जो पिक्चर्स लगाई है इसके अंदर कि आपको दिखाया है कि जो पहला जो पिक्चर फर्स्ट पिक्चर जो आपको नज़र आ रही होगी, इसके अंदर जो पेशेंट्स हैं उनकी कंप्लीट बाल्डनेस नहीं हुई है। और उसके अंदर हमने इसको पीआरपी दिया है, तो उसके बाद जो है उसका रिज़ल्ट जो है वो आपके सामने है कि उसको बहुत अच्छा प्रॉमिसिंग पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिला है। सेकंड पिक्चर के अंदर जो एक फीमेल है, उसकी जो हेयर लाइन है, उसकी रिसीड ज़्यादा नहीं करी है, तो उसको भी एक पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिला है। क्योंकि जिनकी हेल्थ अच्छी होती है, जिनके अंदर आयरन वगैरह भी अच्छा होगा, विटामिन डी भी डेफिशिएंसी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, तो उनके लिए प्रॉमिसिंग रिज़ल्ट होगा। एक और बात मैंने यहाँ पे लिखी थी इससे पहले विटामिन डी डेफिशिएंसी की, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो वो भी एक बहुत अहम रोल किरदार अदा करता है आपके लिए, आपकी हेयर ग्रोथ में। तो विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी होती है तो उसके लिए हम लोग आपको ओरल जो है वो विटामिन डी भी सजेस्ट करते हैं, या किसी को अगर नीड होती है तो उसको इंजेक्टेबल फॉर्म के अंदर भी सजेस्ट किया जाता है, प्रिस्क्राइब किया जाता है। अच्छा, इसके बाद जो इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। वैसे तो पीआरपी के अंदर हम अपना ओन ब्लड लेते हैं, तो इसके ड्रॉबैक जो होते हैं वो कम होते हैं। लेकिन रेयर केसेस के अंदर बहुत सीरियस के अंदर अगर देखा जाए कि अगर आपने जो है निडल को प्रॉपरली टेक्निक के साथ नहीं लगाया, थोरो स्टेरिलाइजेशन नहीं करी, तो इसकी वजह से इसके जो साइड इफेक्ट्स हो जाएँगे, उसके अंदर कभी-कभी क्या होता है कि इन्फेक्शन भी हो सकता है, आपकी नर्व डैमेज भी हो सकती है, टिंगलिंग हो जाएगी, आपको नंबिंग होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, आपको जो जिस जगह पे हम लोग पीआरपी कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस एरिया पे स्कैल्प पे करा जा रहा है, तो किसी पेशेंट्स को क्या होता है कि उसके ना हेयर पुलिंग और पैन और ब्रूजिंग वगैरह भी इंजेक्शन साइट पे हो सकती है। तो ये मिनिमम साइड इफेक्ट्स हैं जो होती हैं और उसके बाद थोड़े से वक़्त के बाद वो सेट हो जाते हैं। लेकिन किसी का रेयर साइड इफ़ेक्ट के अंदर ये होता है कि उसको जो है नर्व डैमेज वग़ैरह हो सकती है। ये उनके लिए होता है जिनके अंदर जो प्रैक्टिशनर जो होते हैं वो नीडल्स को टेक्निक के साथ प्रॉपर टेक्निक के साथ यूज़ नहीं करते, तो इसी वजह से ये डिसएडवांटेज हो जाता है। और दूसरा एक और डिसएडवांटेज इसका ये है कि ये टेम्परेरी रिज़ल्ट देता है। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, ये आपके लिए आपको चाहिए होता है कि इसके अंदर मेंटेनेंस ट्रीटमेंट चाहिए होता है। ये लॉन्ग लास्टिंग रिज़ल्ट नहीं देगा। तो इसी की एक अच्छी एक फॉर्म आ गई है, जो अभी हम लोग इसके अंदर पीआरपी के अंदर जो कर रहे हैं, तो इसके अंदर पीआरपी के अंदर पीआरजीएफ आ गया है और एक आ गया पीआरएफ आ गया है। उसके अंदर प्लेटिलेट रिच फाइब्रिन्स आ गए हैं और पीआरजीएफ के अंदर जो है प्लाज्मा रिच ग्रोथ फैक्टर, ये
वैसे तो पीआरपी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने थोड़ा-सा आपको एक बताने के लिए आपको ये बोला है कि पीआरपी के साथ जो दूसरे जो ट्रीटमेंट इन्हीं की शक्ल का है, इसी की थोड़ी-सी एडवांस है कि पीआरजी के अंदर जो मल्टीपल ग्रोथ फैक्टर होते हैं और पीआरएफ के अंदर भी मल्टीपल ग्रोथ फैक्टर होते हैं, लेकिन इसके मुकाबले में उसका रिजल्ट जो होता है वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है पीआरपी का। अच्छा, पीआरपी के सेशन कितने रिक्वायर्ड होते हैं? इनिशियल अगर ग्रोथ के लिए अगर देखा जाए तो पीआरपी के लिए जो है 3 से 4 सेशन रिक्वायर्ड होते हैं, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, 1 से डेढ़ महीने का गैप देते हैं और उसके बाद सेकंड सेशन करेंगे। और जब इनिशियल पूरा कोर्स पूरा हो जाएगा तो उसके बाद हम उसको मेंटेनेंस ट्रीटमेंट पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि या तो वो 4 टू 6 मंथ में अगर उसको रिक्वायर्ड होता है, नहीं तो 6 टू 12 मंथ के अंदर वो रिक्वायर्ड होगा, तो हम उसको सस्टेन करने के लिए रिजल्ट को हम उसको सजेस्ट करेंगे कि आप मेंटेनेंस ट्रीटमेंट इतने महीने के बाद लें। अच्छा, एग्ज़ैक्ट नंबर ऑफ सेशन जो है वो इसमें हम नहीं बता सकते हैं। ये पेशेंट्स की कंडीशंस पे बताते हैं कि जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पेशेंट का जैसे आपको हेयर थिनिंग ज़्यादा हुई हुई है, उसके साथ ये जो कंडीशंस जिस पे मैंने आपसे बात करी, किसी का आयरन कम है, किसी का डेफिशिएंसी है, किसी को विटामिन डी की डेफिशिएंसी, उसकी वजह से भी उसकी हेयर ग्रोथ जो होगी ना स्लो होगी। किसी का हेयर ग्रोथ बहुत स्लो होती है, तो उसके साथ की वजह से पेशेंट्स के जो रिजल्ट्स होते हैं वो वैरी कर रहे होते हैं। तो उस पे हम लोग जो होते हैं उसके सेशन बढ़ा देते हैं। किसी को 7 टू 8 सेशन भी रिक्वायर्ड होते हैं। उसके बाद हम लोग जो है उसका पूरा कोर्स करने के बाद फिर 3 मंथ्स का गैप देंगे, 3 टू 4 मंथ्स का। फिर उसके बाद उसका नेक्स्ट सेशन फिर करेंगे कि देखेंगे कि उसको रिजल्ट इसमें इतने प्रॉमिसिंग मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, पीआरपी पेशेंट्स के लिए हम लोग डाइट क्या सजेस्ट करते हैं? हम लोगों के लिए डाइट ये सजेस्ट करते हैं कि आप उनको जो है ना आयरन कंटेनिंग जो फूड्स होते हैं वो ज़रूर खाएँ, यानी अपनी डाइट के अंदर ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, गावास का, बेरीज़ का, विटामिन सी जिसमें ज़्यादा होता है, मैंगो आजकल आ रहे हैं सीज़न्स में, उनका इस्तेमाल करें आप। आप लोग जो है उसके अंदर जो है सीरियल्स का इस्तेमाल करें, फिश का इस्तेमाल करें, चिकन का इस्तेमाल करें और ख़ास तौर पे उसके अंदर जो है हम लोग ये बात करेंगे कि शुगरी आइटम जो होते हैं और जिसके अंदर स्पाइसी फूड्स होते हैं वो इन्फ्लेमेशन को क्या करता है, प्रिवेंट कर देता है। और है ना, इसके अंदर स्पाइसी फूड अगर हम लोग शुगरी आइटम को अगर हम लोग डाइट के अंदर इंक्लूड करेंगे तो उससे क्या होगा है, आपके जो साइड इफेक्ट्स हैं ना वो ज़्यादा हो जाएँगे। आपका जो हीलिंग प्रोसेस होगा वो इंटरफेयर कर जाएगा। तो इसकी वज़ह से हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप लोग शुगरी आइटम को अवॉइड करें। और एक और चीज़ भी हम लोग पीआरपी पेशेंट्स के लिए ये बोलते हैं कि जब पीआरपी का सेशन उनको करना है तो 24 घंटे पहले जो है वो शैम्पू वगैरह कर लें, उसके बाद जो है वो उनका सेशन होगा और वैसे वो नॉर्मल जो है वो वक़्त रूटीन के ऊपर बैक टू द रूटीन के ऊपर चले जाते हैं। 2-3 घंटे के बाद भी रिक्वायर्ड होता है, कोई ऐसा मसला नहीं है कि क्योंकि इसलिए ये सेफ है, तो वो पेशेंट्स जो होते हैं हम लोगों को ज़्यादा ये नहीं बताते, हम लोग ये बोलते हैं कि आप जो है वो 4 टू 6 आवर का ब्रेक दे दें और उसके बाद जो है अपनी नॉर्मल रूटीन पे चले जाएँ। देखिए शैम्पू जो है वो 24 आवर्स के बाद करें, क्योंकि उसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से हम लोग पीआरपी के पेशेंट्स को ये बोलते हैं कि आप थोड़ा-सा अवॉइड करें। इसी सेफ्टी के बारे में हमने जैसे बात करी कि इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर इंजेक्शन साइट के ऊपर जो है ना सोरनेस वगैरह जो है वो कभी-कभी कॉमन साइड इफेक्ट्स है वो उसके अंदर आ जाता है, नोड्यूल्स भी बन जाते हैं। क्योंकि अगर प्रॉपर टेक्निक वगैरह यूज़ नहीं करी, टिंगलिंग होना शुरू हो जाएगी यानी नर्व डैमेज हो जाएगी। तो ये इसका है, अदरवाइज़ पीआरपी इज़ द मोस्ट सेफ ट्रीटमेंट और वो जो है उसके अंदर रिजल्ट्स जो हैं वो आपके वैरी करते हैं क्योंकि आपकी कंडीशंस की वजह से। ओवरऑल गुड हेल्थ है तो आपको पीआरपी हम लोग आपको रिजल्ट अच्छे देगा। इसकी एफिकेसी के बारे में बात करें तो ये क्या करता है, पीआरपी जो है वो आपकी जो बोन्स होते हैं उनको हील करने में एक्सेलरेट कर देता है प्रोसेस। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स हो गए, आपके जैसे डिस्कोजेनिक डिजीज जैसे मैंने आपसे बात करी, तो उसके अंदर अगर हम पीआरपी करेंगे तो वो आपकी जो है ना बहुत अच्छा इफेक्टिव देगा, लेकिन उसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, उसका डैक्सा स्कैन वगैरह करेंगे, उनका विटामिन डी लेवल वगैरह देखेंगे, बाकी उनकी नॉर्मल कंडीशन को देखते हुए उनकी सारी चीज़ों के साथ उनकी मेडिसिन को रखते हुए फिर हम पीआरपी करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा। पीआरपी जो होता है वो पैन को इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस कर देता है और पीआरपी के साथ ये है कि उसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं तो इसकी वजह से आपका हेयर लॉस जो होता है उसके लिए वो एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है।
मेंबर्स थैंक यू सो मच और अब आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन्स? थैंक यू मेंबर।